हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक पार्ट को पढ़ा था और बेसिक कंसेप्ट की बेहतरीन चीजों को सीखा था, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बेसिक सिखाया सिंपल इंटरेस्ट में वो समझ में आया होगा। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, जिससे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और मैं वादा करता हूं कि आपको इस क्लास के बाद, आज के बाद सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जब हम लोग थ्योरी क्लासेस को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि थ्योरी जो होता है, किसी भी चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो जड़ होता है, उसे आप अच्छी तरह से पकड़ लो ना, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से फोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सेशन के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों बेहतरीन चीजें सीखने वाले आज हम लोग बिना किसी फॉर्मूले के। मैं ऐसा आज कंसेप्ट बताने वाला हूं जिससे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में सारी प्रॉब्लम ना कंप्लीट हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। और सेशन शुरू होने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सेशन को एक बार जल्दी से सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें, ठीक है ना। दोस्तों, हमने पिछले दिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने किया था जो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर था, ठीक है ना। आज हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें सीखने वाले हैं जो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं ये बताने वाला था आज के साधारण ब्याज में, यदि हमारा यदि हमारा साधारण ब्याज है ना, यदि हमारा इफ एसआई यदि इक्वल हो, एसआई क्या हो, एसआई इक्वल हो, इफ एसआई इज इक्वल, यदि मेरा एसआई इक्वल हो। सर, यदि साधारण ब्याज इक्वल हो तो क्या होगा, यदि एसआई बराबर हो तो क्या होगा, एसआई बराबर हो तो क्या होगा, है ना। यदि एसआई बराबर होगा, सर जी, यदि एसआई बराबर होगा तो क्या होगा। तो आइए इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मैं कुछ बेसिक चीजों को रिवीजन करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, यदि प्रिंसिपल 100% है, यदि प्रिंसिपल 100% है, ठीक है ना, और रेट 4% है, रेट 4% है, ठीक है, और टाइम 3 इयर्स है, टाइम 3 इयर्स है, तो मुझे जल्दी से बताइए कि अमाउंट कितना परसेंट हुआ और एसआई कितना परसेंट हुआ, ठीक है ना। अमाउंट कितना परसेंट हुआ और एसआई कितना परसेंट हुआ। तो मैंने आप सभी को पहले बेसिक क्लास में सिखाया था कि जो एसआई होती है ना, वो क्या होती है, रेट और टाइम का मल्टीपल। यानी एसआई तो मेरी कितनी हो गई, 12%। एसआई कितनी हो गई, 12%। और प्रिंसिपल में तक, प्रिंसिपल मेरा कितना, 100%। तो आप सभी को पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्लस प्लस एसआई होता है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर प्रिंसिपल कितनी है, प्रिंसिपल है 100, और एसआई कितनी है यहाँ पर, एसआई है यहाँ पर 12। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टोटल कितनी आ गई मेरी, अमाउंट जो आ गई मेरी 112% आ गई, ठीक है ना। क्या ये बातें क्लियर हुई क्या, क्या ये बातें क्लियर हुई क्या। इसे अभी रहने दो, क्योंकि मैं कुछ और चीजें आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं और कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। यदि मान लो, यदि मेरा प्रिंसिपल 100% है, यदि मेरा प्रिंसिपल, यदि मेरा जो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल मेरा 100% ठीक है ना, प्रिंसिपल मेरा 100% है ना, और ये 1 यूनिट के बराबर है। ध्यान समझना, ये प्रिंसिपल मेरा कितने यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। मैंने ये 1 यूनिट यानी रेशियो में बदल लिया। अब मैं बोलूं रेट मेरा 12.5% है, अब मैं बोलूं रेट मेरा 12.5% है, समझते जाना और साथ ही साथ नोट करते जाना। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। मैंने परसेंटेज में बता दिया है आपको। टाइम मेरे पास कितना है, मैंने टाइम बोल दिया, आपके पास 3 इयर्स है, टाइम कितना है, 3 इयर्स है। तो आप मुझे बताइए एसआई कितना होगा,
SI कितना होगा? तो सर जी 1 साल का 1/8 है, 3 साल का क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। सर अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट 100% इक्वल टू 1 यानी 1 प्लस SI, 1 प्लस SI यानी 11/8, 11/8 मेरा क्या हो जाएगा? और ये यूनिट होगा। ये किसमें डिनोट होगा? ये सारे यूनिट रेशियो में डिनोट होगा। ये रेशियो हो जाएगा, किसका रेशियो? ये हो जाएगा अमाउंट और ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो ये मैंने रेशियो में आपके सामने रखा। हाँ, ये मैंने आपके सामने रेशियो में रखा और ये मैंने परसेंटेज में रखा। ठीक है ना? एक और चीज दो क्या? चलिए मैं एक और देना चाहता हूं, जिससे कि जो बाकी चीजें हैं ना, जो लोग पहले क्लास को मिस भी कर दिए उसे भी समझ में आ जाएगी। यदि मैंने रेट को यदि मैंने रेट को यदि मैंने रेट को 66 सही 2/3 यानी 66 सच 2/3%, टाइम मेरे पास है टाइम मेरे पास है 5 ईयर, टाइम मेरे पास 5 ईयर है, तो भैया बताइए अमाउंट क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा रेशियो में मुझे बताइए। सर जी ये हो जाएगा 2/3। ये क्या हो जाएगा? 2/3। ये मेरा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और ये क्या है मेरा? 5 ईयर है। सबसे पहले SI क्या हो जाएगा? तो SI हो जाएगा 10/3। प्रिंसिपल क्या होगा? हमेशा 1 यूनिट होगा। और 10/3 मेरा क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं वहां पर कि 13/3 मेरा क्या हो जाएगा? 13/3 मेरा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। और SI क्या देख रहा हूं मैं? सर जी SI तो आपका 10/3 है। SI क्या है आपका? 10/3 है। ठीक है ना? चीजें समझ में आ रही है? ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये रेशियो बेसिस पर है। ये रेशियो बेसिस पर है और ये मैंने जो बताया वो परसेंटेज बेसिस पर है। ठीक है ना दोस्तों? ये रेशियो बेसिस पर है, ये परसेंटेज बेसिस पर है। दोनों चीजें आपको सीखना होगा। दोनों चीजें जब तक आप नहीं करोगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। जो मैंने आपसे कहा था, यदि यदि मेरा SI इक्वल हो यदि मेरा इफ SI इज इक्वल यदि मेरा SI यदि इक्वल हो तो क्या होगा, है ना? यदि साधारण ब्याज इक्वल हो तो क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? तो क्या होगा? P1 R1 T1 बटे 100, है ना? किसी दो वस्तु का मूलधन पर फिर यहाँ पर क्या होगा? P2 R2 T2 होगा अपॉन क्या हो जाएगा? 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। जब P1 अपॉन P2 का रेशियो निकालेंगे, P1 अपॉन P2 का रेशियो निकालेंगे, तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पर हो रहा है? R2 अपॉन T2 और नीचे R1 इंटू T1, है ना? यही तो बात बन रही है ना? यही बात बन रही है। तो आपको सीधे सीधी यहाँ पर इस तरह से कंसेप्ट दिया रहेगा कि यदि ऐसा इक्वल हो तो दोनों के मूलधनों का अनुपात कितना होगा, या दोनों के मूलधनों का अनुपात या रेशियो कितना होगा। ठीक है ना? चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए सर, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। माना मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चंस में रख रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं। माना मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। माना यानी लेट, लेट मतलब माना, ठीक है ना? लेट मतलब माना। तो यहाँ पर मैंने कर लिया कि दो आदमी है, एक R1%, R1% वाला आदमी क्या है? R1% 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, और T1 कितना है? 2 साल के लिए। T1 कितना है? 2 साल के लिए। फिर दूसरा आदमी है R2, दूसरा आदमी R2, उन्होंने क्या किया? 5% के बराबर से, 5% के बराबर से। और T2 कितना है? T2 है इसका 6 वर्ष। T2 कितना है? 6 वर्ष। अब दोनों का क्या है? दोनों कोई धन लगाया है, दोनों कोई धन लगाया है, दोनों ना कुछ कुछ धन लगाया, कुछ ये धन लगाया है, कुछ ये धन लगाया है, दोनों कुछ धन लगाया है। दोनों क्या धन लगाया है सर जी? एक ने लगाया P1 और एक ने लगाया P2। और दोनों का धन मिलाकर कुल जो धन है वो होता है, वो है आपका 6600 रुपया। कितना है? 6600 रुपया। और आपको क्या बोल रहा है? दोनों का धन,
दोनों का धन मिला कितना है 6600 रुपया, यानी कुल धन है 6600 रुपया। कुछ पैसा इसमें लगाया, कुछ पैसा इसमें लगाया, लेकिन वर्ष के अंत में यानी 6 वर्षों का जो यहाँ ब्याज है और 2 वर्षों का ब्याज है, वहां पर क्या देखा गया SI1 बराबर क्या देखा गया SI2। जब इस तरह की सवालें आती है, और इस तरह के सवाल जरूर आते हैं एग्जाम में, क्या रहता है 6600 रुपए को एक मोहन ने 10% के ब्याज से 2 वर्ष के लिए पोस्ट ऑफिस में रखा, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या पूछा जाता है कि सोहन ने 5% के ब्याज से 6 वर्षों के लिए बैंक में रखा। दोनों के अंत में क्या देखा गया कि ब्याज क्या है बराबर है। तो मूलधन कितने कितने मूलधन लगाए थे या मूलधन का अनुपात बताओ। बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे पता है इस फॉर्मूला में मुझे क्या करना है पुट करना है। तो P1 मतलब क्या, P1 मतलब R2 इंटू T2, यानी इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पर P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और नीचे क्या हुआ 10 दूनी 20। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि जो रेशियो निकल के आ गई वो 3 और 2 के रेशियो में निकल आई। सर 3 और 2 रेशियो का ही तो टोटल भाग कितना था 6600 के बराबर था ना। तो मैं जान रहा हूं 3 2 कितना 5, यानी 5 यूनिट। मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि 5 यूनिट इक्वल टू क्या है 6600 रुपया है। 5 यूनिट बराबर 6600 रुपया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1320 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1320, ठीक है ना। यानी P1 कितना हो जाएगा, P1 कितना है, मैं यदि यहाँ पर P1 निकालू, मैं यदि यहाँ पर P1 निकालू तो P1 कितनी हो जाएगी सर जी, P1 कितनी हो जाएगी, तो P1 कितना है 3। तो एक रेशियो में इतना, 3 रेशियो कितना हो जाएगा, यानी 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1320 हो जाएगा, ठीक है ना। जब 1320 होगा तो कितना हो जाएगा 3960, यानी यहाँ कितना हो गया 3960 हो गया, ठीक है ना। P2 जब होगा यहाँ पर, जब P2 होगा तो क्या होगा, P2 जब होगा तो P2 की 2 है, यानी 2 इंटू 1320 है ना। P इंटू 1320 होगा तो कितना हो जाएगा 2640। यानी यहाँ पर मैं दोनों के मूलधनों का मूलधन भी निकाल रहा हूँ और मूलधन का रेशियो भी निकाल रहा हूँ। समझ में आया। मैं क्वेश्चन से एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको कि माना R1% की दर से यानी 10% की दर से मोहन ने 2 वर्षों के लिए एक बैंक में पैसा रखा, कुछ पैसों को यानी 6600 पैसे में से, ठीक है ना। फिर सोहन ने 5% की दर से 6 वर्षों के लिए बैंक में रखा, लेकिन देखा गया कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो बताओ P1 कितना है और P2 कितना है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, आज आप सीख कर ही रहेंगे। मान लीजिए कि आपका एक P है, P कोई पैसा है, P P धन है आपके पास क्या है P धन है, जो कि P धन किसके बराबर है 13331 के बराबर है। अब क्या किया A ने यानी मोहनवा ने P1 रुपया किसी बैंक में जमा किया, ठीक है ना, इसी में से, और सोहनवा P2 धन को क्या किया जमा किया। अब R1 ध्यान से देखना, ये R1 कितने प्रतिशत के हिसाब से है 16.2/3%, ठीक है ना। रुक जाओ तो थोड़ा और ऊपर कर लूं, यानी ये P1 और ये क्या हो गया P2, ठीक ना। P1 P2 रखा, ये R1 जो है, ये R1 जो है इसका वह है 16.2/3%, और T1 कितना है, T1 है आपका 4 वर्ष, ठीक है। और ये P2 जो है ये R2 कितना रखा है, ये R2 है इसका 8/1/3%। देख रहे हो ना, जब बुरी परसेंटेज आ जाएगी ना तो हमेशा रेशियो के साथ खेलना है, और अच्छी परसेंट आएगी तो आप डायरेक्ट भी खेल सकते हो। और T2 इक्वल टू कितना है 3 ईयर्स। जल्दी से बताओ सर कि 16.2/3 कितना होता है। तो सर 16.2/3 जो होता है 1/6 होता है। क्या होता है 1/6 होता है, और ये 1/12 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मुझे
R2T2 गुना करना होगा और R1T1 गुना करना होगा। जब मैं यहाँ पर P1 बाय P2 निकालूंगा तो ये जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ जब गुना होगा तो 1/4 और इन दोनों का गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4/6, है ना। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1/4 गुने 6/4, 2 से कट गया, है ना, 3, यानी 3/8। क्या देख रहा हूँ यहाँ पर 3/8। समझ में आई क्या। अब 8 और 3 कितनी होती है 11। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 11 यूनिट जो है, 11 यूनिट बराबर कितना है 1331 है। तो एक यूनिट में क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो P1 का रकम कितना हो जाएगा, P1 का रेशियो 3 है, यानी 3 × 1:1, है ना। और P2 इक्वल टू P2 का रेशियो कितना 8, 8 × 1:1, ठीक है। यानी यहाँ पर मेरे पास मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पैसे आए 1:1 वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो पैसा होगा वो प्रिंसिपल होगा। बताओ दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चंस आती है या नहीं आती है, आती है ना। जी हाँ, बिल्कुल आती है। और इस तरह के क्वेश्चंस करने में आप बहुत ज्यादा समय लगाते हो। आप यहाँ आसानी से आप यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से क्या निकल के आता 1/4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2/3। अब इन दोनों का ही तो रेशियो निकालना है, 3/8 हो जाएगा बस। तो तीन दोनों को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, यहाँ दोनों को जोड़ा तो दोनों का तो क्या है प्रिंसिपल है ना। दोनों का प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये जो 31 33 31 13 31 है वो क्या है P1 + P2 तो ही है, P1 + P2 ही तो है। यानी इसी में से कुछ पैसे निकाल कर यहाँ जमा किया, इसी में से कुछ पैसा निकाल कर यहाँ जमा किया गया, ठीक है ना। समझ में आ रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। और भी चीज मान लो, मान लो मेरा 3 ठो आ गया। मान लीजिए कि आपके पास 3 आ गया P1। ध्यान से एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही अच्छी चीज आप सीख रहे हो। हाँ, R1 आपके पास, कितना है 10% है। R1 कितना है 10% है। और T1 कितना है, T1 आपके पास है 5 ईयर है। T1 कितना है 5 ईयर है। और ये सबके सब क्या है, सबके सब तीनों के SI क्या है बराबर है। यानी P2 फिर आपके पास कितना है, P2 R2 7% है, R2 7% है और T2 4% है। T2 कितना परसेंट है 4% है। फिर इसी तरह से P3 आपके पास R3 8% है और T3 आपके पास 5 ईयर है, ठीक है ना। आप मुझे बस इतना बताओ P1 यदि ऐसा इक्वल है, इस तरह की क्वेश्चन है, यदि क्या है, यदि SI इक्वल है तो सबसे पहले मुझे आप P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का वैल्यू बताएं, ठीक है। देखिए क्या करना है मुझे, इन दोनों को गुना कर दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए। या आराम से लिखिए P1 इक्वल टू क्या हुआ 50, ठीक है ना, 7 चौका 28। P2 इक्वल टू 7 चौका 28 बराबर है बीच में, और 8 पंचे 40। P3 इक्वल टू 8 पंचे 40, ठीक है ना। अब देख रहा हूं मैं सब कट रहा है यहाँ पर आपका सब कट जाएगा। कितने सी कट जाएगी यहाँ पर, यहाँ हो जाएगी 25, 14, यहाँ पर हो जाएगी 25, यहाँ पर 25 हो जाएगी, यहाँ पर 14 हो जाएगी और यहाँ पर 20 हो जाएगी, ठीक है ना। 25 14 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 14 20 का एलसीएम, इन तीनों का क्या निकालना, मुझे एलसीएम निकालना है। मैंने एलसीएम निकाला, 25 14 20 का एलसीएम कितनी हो जाएगी 700 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 700। अब 25 से मैं 700 भागा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा P1 क्या हो जाएगा, इस जो 25 है ना, इस 25 से आपको 700 को क्या करना है भागा लगाना है। यानी जो P1 रेशियो P2 रेशियो P3, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ लिखता हूँ, यानी मेरे पास मैं यहाँ लिखता हूँ P1 अनुपात P2 अनुपात P3
अनुपात, इसका जो रेशियो हो जाएगा 25 से मैं जब भागा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 28, 14 से भागा मैं दूंगा तो 14 पंचे 70, ये होगा 50, और 20 से जब भागा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 35। यानी इनके मूलधनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 28, 50, 35। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत बार बताया है आपको, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बताया है, आप प्लीज उसे जाके देखिए। ठीक है ना, यानी यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 50, 28, 40, उसके बाद 25, 14, 20, मैंने 2 से भाग लगा दिया सबको, उसके बाद इन तीनों का एलसीएम निकाल के इनका रेशियो निकाल दिया। ठीक है ना, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, सेकेंड टाइप पर, सेकेंड टाइप पर। ठीक है ना, सेकेंड टाइप पर चलते हैं, दूसरे टाइप पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, कॉपी पर नोट करते रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, देखो ये इफ अमाउंट इज इक्वल, इफ इफ अमाउंट इज इफ अमाउंट इज इक्वल, अमाउंट इज इक्वल, यदि अमाउंट इक्वल हो, यदि मिश्रधन इक्वल हो, अमाउंट मतलब मिश्रधन, अमाउंट मतलब क्या हुआ, मिश्रधन, यदि मिश्रधन इक्वल हो, मिश्रधन बराबर हो। ठीक है, यदि मिश्रधन बराबर हो तो क्या होगा, तब क्या होगा, कुछ नहीं, देखो मैंने क्वेश्चन लिया, P1 बराबर, मिश्रधन बराबर है ना, P1, P1 मैंने लिया, R1, R1 कितना है, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 10%, और T2 कितना है, T1 कितना है मेरा, T1 है मेरा 5 ईयर, 5 साल है। ठीक ना, R2 यहाँ पे P2 के लिए मैंने ले लिया, क्या है यहाँ पर, R1, R1 है आपका 5%। ठीक है, और T2 है 2 ईयर। ठीक है, T2 क्या है, 2 ईयर है, और दोनों का मिश्रधन यहाँ पर क्या है, बराबर है। दोनों का मिश्रधन कैसे बराबर होगा, क्योंकि यार दोनों का, क्योंकि धन ज्यादा लग गया होगा। ठीक है ना, किसमें कम 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 रेट है तो धन ज्यादा लगाया होगा। अब देखिए यहाँ पर P1, मैंने यहाँ लिखा P1, P1 क्या होगा, अमाउंट लिखनी है ना मुझे, तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों का तो 50 हो रहा है, इन दोनों क्या हो रहा है, इन दोनों का तो 50 हो रहा है SI, ये क्या हो रहा है, SI हो रहा है, इसका 10% SI हो रहा है, और इसका कितना, 50% SI हो रहा है। तो P1 क्या है, कुछ नहीं, मतलब 100 है, यानी P1 क्या हुआ, 100% हुआ, जो भी पैसा लगाया वो 100% के तो बराबर हुआ, यानी 150% यहाँ मैं देख रहा हूँ। और क्या देख रहा हूँ, P2 बराबर क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, 110% में तो यहाँ देख रहा हूँ, इसलिए P1 अपॉन P2 का रेशियो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 का रेशियो हो जाएगा 110 बट्टा 150, यानी सर 11/50 में यहाँ पर आंसर देख रहा हूँ। ठीक है, यानी P1 P2 का रेशियो क्या होगा, यदि अमाउंट इक्वल हो, यदि अमाउंट इक्वल हो, मुझे पता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो मिश्रधन मैंने यहाँ पर लिखा, अमाउंट जो लिखा, उस 100 में 10% को ऐड किया, वो 100 में मैंने 50% को ऐड किया। ठीक है ना, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, 11:5 आ गया। अब यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मैं एक एक कंसेप्ट आपको बताते जा रहा हूं, प्लीज कृपया करके आप कॉपी में नोट करें, सिर्फ मोबाइल में या कंप्यूटर में ना देखें, क्योंकि जब तक आप इसे नोट नहीं करेंगे ना, जब तक आप इसे कलम नहीं चलाएंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। और ये थोड़ी ना कोई ऐसा चीज है जो एक बार करने से एक बार में ही आ जाए, यदि एक बार नहीं हो रही है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार करके वीडियो को देखिए, लेकिन सीखे जरूर। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। हाँ देखिए ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में एक और एक एक बारी बारी करके मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। यदि मान लीजिए P1 रेशियो बेसिस पर, P1 इक्वल टू क्या है, P2 है, ये भी वही क्वेश्चन, यदि अमाउंट इक्वल हो, है ना, अमाउंट क्या हो, इक्वल हो। P1 में क्या दिया, देखिए R1 8.1/3%, पूरी परसेंटेज आ गई। ठीक है ना, T1 2 ईयर, T1 2 ईयर,
और यहाँ R2 कितना है 66.2/3%। और T2 कितना है 1 ईयर। ठीक है ना। तो मुझे अमाउंट निकालना है। तो अब देखो भाइयों 8 पूर्णांक 1/3 का क्या होता है। 8 पूर्णांक 1/3 का क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ। तो 8 पूर्णांक 1/3 का 1/6 होता है। और इसका क्या होता है 2/3 होता है। तो 2/6 इससे जब मल्टीप्लाई किया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करने पर मैं देख रहा हूँ कि क्या हो जा रहा है 2/6 हो जा रहा है, मतलब 1/3 हो रहा है। ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या हो रहा है, ऐसा जो हो रहा है मेरा 2/3 हो रहा है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी P1 अमाउंट क्या हो जाएगा, ये तो 1 3 एकम 3 1 4, इसमें 1 ऐड होगा, इसमें भी 1 ऐड होगा, यानी 4/3 ये हो जाएगा, बराबर P2 जो है वो 3 एकम 3 2 5/3 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं P1 अपॉन P2 यदि निकालूं, यहाँ से P1 अपॉन P2 निकालूं तो क्या होगा 5/3 गुने 3/4, 3 से 3 कट गया, कितना आंसर आ जाएगा 5/4 आंसर आ जाएगा, जो P1 और P2 का प्रिंसिपल का रेशियो होगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल का रेशियो होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को जुटाएं, ताकि यहाँ पर आपको बहुत ही कंपटीशन करने में मजा आ जाए, है ना। जितनी कंपटीशन होगी उतनी आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो अकेले आपको समझ में नहीं आएगा कि कंपटीशन में किसके साथ कर रहा हूँ, मैंने कितना अच्छा किया कितना खराब किया ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। देखिए दूसरी जो कंसेप्ट है 5 साल में क्या होता है, 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद कोई पैसा क्या होता है। सर जी 3 साल 4 साल 5 साल जब हम किसी बैंक में पैसा रखते हैं ना, तो क्या होता है उसमें ब्याज जुटता है। और अपने जो लगाए गए पैसे यानी मिश्र यानी जो मूलधन और जो बैंक से या पोस्ट ऑफिस से मिलते जो ब्याज, वो दोनों मिला के क्या होता है अमाउंट होता है। यानी 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद जो पैसे हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में वो मिश्रधन या अमाउंट होते हैं। ठीक है ना। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चंस आती है आपके एग्जाम में कि 5 साल में, यदि 5 साल में इस तरह से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि यदि 5 साल में 5 साल में A1 हो जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है। 5 साल में A1 हो जाता है, ठीक है ना, यानी अमाउंट 1। और 3 साल में क्या हो जाता है, 3 साल में क्या हो जाता है A2 हो जाती है, 3 साल में A2 हो जाती है। यानी A1 और A2 क्या है, A1 और A2 क्या है सर जी, A1 और A2 मतलब P1 प्लस SI1, और यहाँ मतलब क्या हुआ P प्लस P2 प्लस SI2, यही तो होता है और कुछ नहीं होता है। और इसमें यदि 5 साल का है तो हम क्या करेंगे, इसको इसको क्या करेंगे P1 प्लस 5 ईयर SI और यहाँ क्या करेंगे 3 ईयर SI। आ रही क्या बात समझ में आ रही है ना। जी हाँ बिल्कुल आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं कुछ अनोखी चीज नहीं बता रहा हूँ, आपके ही चैप्टर से सिंपल इंटरेस्ट को बता रहा हूँ और सीधी सी बात बता रहा हूँ कि 5 साल में कोई पैसा जो होगा वो अमाउंट ही तो होगा। यानी जो आपने पैसा लगा क्या वो आप नहीं लोगे क्या, लोगे ना। 3 साल में जो आपने 3 साल के बाद जो पैसा निकल के आएगा वो क्या होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई होगा, है ना। तो इस तरह की क्वेश्चन जब हम लोग लिखते हैं तो इसको जब माइनस करते हैं तो क्या देखते हैं, इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 साल में, यानी 2 साल का क्या निकल के आता है मुझे, 2 साल का एसआई जो निकल कर आता है, 2 साल का एसआई जो निकल कर आता है वो क्या होता है, 2 साल का जो एसआई होता है वो आपका A1 - A2 होता है, A1 - A2 होता है। ठीक है ना। तो आइए इसी बेसिस पर मैं क्वेश्चन को करता हूँ। क्वेश्चन जो इस प्रकार है, कोई धन 3 साल में, क्वेश्चन क्या है, कोई धन, कोई धन, धन मतलब प्रिंसिपल, कोई धन 3 साल में, है ना, 3 साल में, 3 साल में क्या हो गया 540 रुपया हो गया, 3 साल में क्या हो गया 540 रुपया हो गया।
540 रुपया। अब 5 साल में कितना हो गया? 5 साल में हो गया 700 रुपया। ठीक है, तो मैंने इसे जब मैंने इसे घटाया तो मैं देख रहा हूँ कि 2 साल में कितने पैसे गायब? 2 साल में मैं देख रहा हूँ 160 रुपये। तो एक साल में कितना हो जाएगा? एक साल में कितना हो जाएगा? 80 रुपये। एक साल का जब 80 रुपये है तो मुझे बताइए 3 साल का कितना होगा? एक साल का 80 रुपये यानी एक साल का ब्याज, ये जो निकल कर आया वो एक साल का ब्याज है। तो मुझे बहुत सारी चीजें निकालने के लिए बोला है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि P बताइए मुझे कितना होगा, इन्होंने मुझे बोला है कि R बताइए कितना होगा, है ना। इन्होंने मुझे दो चीजें यहाँ पर बताने के लिए बोला गया है कि P बताइए, R बताइए और साथ ही साथ SI बताइए। तो SI तो निकल गई। एक साल की SI कितनी है? 80 रुपया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक साल की SI 80 रुपया है। तो मुझे बताइए 3 साल का SI क्या होगा? 3 साल का SI क्या होगा? 3 साल का SI क्या होगा? जबकि एक साल का SI 80 रुपया है तो 3 साल का हो जाएगा 240 रुपया। ठीक है ना, 240 रुपया। यानी जो प्रिंसिपल है, ये जो अमाउंट है, इसमें से मैं 240 रुपया यदि घटा दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाएगा? 540 माइनस 240, यानी महज 300 रुपया मुझे बचेगा। महज 300 रुपया मुझे बचेगा। यानी जो 300 रुपया है वो क्या है? प्रिंसिपल है। यही 300 रुपया तो आपका प्रिंसिपल है ना। अब क्या? रेट। मैंने रेट इक्वल टू क्या बताई थी? इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल। इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो मैंने 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया है। 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हुआ? 80। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 300, है ना। इंटू क्या है? 100। जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, क्या हो जाएगा? 80/3। ठीक है ना, 80/3। यानी 80/3 को मैं लिख सकता हूँ 26.2/3%। यानी इतने की यहाँ पर क्या हो गई? रेट हो गई। ठीक है ना, इतने की यहाँ पर रेट हो गई। तो दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा होने से फिर आपको समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर n टाइम्स वाले करने वाले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। बस एक क्लास और होगा और आपकी जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, तो बस एक क्लास और हम लोग करेंगे। एक क्लास करने के बाद हम लोग का ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं। तो जो लोग अभी भी हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए हैं, तो मैं उनसे प्लीज अनुरोध करता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर। मैथ्स बाय मुकेश सर, यहाँ से जुड़ना ना भूले, क्योंकि आपको सारी कंटेंट यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। और साथ ही साथ सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है ना, क्योंकि इनसे हमें मोटिवेट मिलती है और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, और क्लास कैसा हुआ हमें कमेंट करके बताएं। कल फिर मिलते हैं इसी तरह से बेहतरीन क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।